हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपनी नेक्स्ट क्लास को कंटिन्यू करते हैं केमिस्ट्री की। आज का टॉपिक होगा हमारा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज हम क्या क्या टॉपिक करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है हमारा पॉल्यूटेंट्स, नेक्स्ट मेजर एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स, नेक्स्ट एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल और लैंड पोल्यूशन, देन ग्रीन केमिस्ट्री हैज़ एन अल्टरनेटिव टूल फॉर रिड्यूसिंग, एंड लास्ट इज़ स्ट्रेटजी टू कंट्रोल द एनवायरमेंटल पोल्यूशंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। Contamination of the environment, that is our surroundings such as air, water, soil, etc., with harmful waste arising mainly from certain human activity is called environmental pollution. तो environmental pollution simply mean है, आपने सभी ने पढ़ा हुआ है कि आपके environment का contamination हो जाना, और उस environment में क्या चीज़ें इंक्लूड हो सकती है, आपकी सराउंडिंग की सारी चीज़ें लाइक एयर, वाटर एंड सॉइल एक्सेट्रा। और किससे वो कंटेमिनेटेड हो रही हैं, हार्मफुल वेस्टेज, और उनको उसमें किसने ऐड किया है, किसकी वजह से वो ऐड हुए हैं उसमें, ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू। तो ऐसा पोल्यूशन क्या कहलाएगा, एनवायरमेंटल पोल्यूशन। नेक्स्ट बात करते हैं पॉल्यूटेंट्स। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉल्यूटेंट्स? एनी सब्सटेंस विच इज़ हार्मफुल फॉर द एनवायरमेंट इज़ नोन एज ए पॉल्यूटेंट। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो हमारे एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल है, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, पॉल्यूटेंट्स। अब इनको हम कैटेगरी वाइज डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ primary pollutants. These are the pollutants persisting in the environment in the form they are produced carbon monoxide. Persisting in the environment in the form they are produced carbon monoxide. Next, secondary pollutants. These are found by the combination of primary pollutants present in the environment, that is two primary pollutants, nitrogen oxide and hydrocarbons, react together in the presence of sunlight to form secondary pollutant, peroxyacetyl nitrate means PAN. तो प्राइमरी प्रोडक्ट्स क्या है जो डायरेक्ट बने हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, ये प्राइमरी प्रोडक्ट है, पॉल्यूटेंट्स है। और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स क्या है, जो प्राइमरी जब जब दो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स आपस में मिक्सअप होकर एक सेकेंडरी टाइप का पॉल्यूटेंट की फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, राइट। तो एग्जांपल में जैसे दिया हुआ है कि जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड है और हाइड्रोकार्बन्स है, वो आपस में रिएक्ट करके किसकी प्रेजेंस, सनलाइट की प्रेजेंस में वो रिएक्ट करते हैं और क्या बना लेते हैं, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। एग्जांपल है peroxyacetyl nitrate, पेन। नेक्स्ट है बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। दीज पॉल्यूटेंट्स आर दोज विच आर डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म आइदर बाय इटसेल्फ और बाय सुटेबल ट्रीटमेंट लाइक सीवेज, वेरियस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो ये कैसे बने बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स? ये वो पॉल्यूटेंट्स हैं विच आर डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू ये डिकम्पोज हुए हैं, आइदर बाय इटसेल्फ या तो उनके खुद के द्वारा, या बाय द सुटेबल ट्रीटमेंट, किसी ट्रीटमेंट की हेल्प से। नेक्स्ट बात करते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। बायोडिग्रेडेबल होते हैं जो टूट जाते हैं आगे, नॉन बायो जो इनका बायोडिग्रेडेशन नहीं होता। दीज पॉल्यूटेंट्स आर नॉट डिकम्पोज नेचुरली एंड आर नॉट रिसाइकल्ड, दे आर हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट इवन इन लो कंसंट्रेशन। एग्जांपल है हैवी मेटल्स, डिटर्जेंट्स, प्लास्टिक और पेस्टिसाइड्स। तो ये सारे के सारे कैसे हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। नेक्स्ट बात करते हैं मेजर एटमॉस्फेरिक pollutants. The following are the major atmospheric pollutants are of two type. First is gaseous air pollutant, और आगे है following are the major atmospheric pollutant are of two type. Oxide of the sulfur and oxide of nitrogen, then hydrocarbons and then is oxide of carbon. तो पहले डिस्कस करते हैं gaseous air pollutants. Gaseous air pollutants. First is oxide of sulfur. Sulfur dioxide and sulfur trioxide are the two oxides of sulfur that cause the air pollution. तो मेजर एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स हमारे पास दो टाइप के हैं, राइट। और उसमें हमारे पास उसने क्या बोला कि जो गैसियस एयर पॉल्यूटेंट्स है उसमें फर्स्ट हमारा आता है ऑक्साइड ऑफ सल्फर। सल्फर के जितने भी ऑक्साइड है हमारे, जैसे एग्जांपल में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये दो जो ऑक्साइड है सल्फर के मेनली एयर पोल्यूशन को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। अमंग द वेरियस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रिक एसिड a colorless odorless gas and nitrogen dioxide, a brown gas with a pungent odor, are the two oxides that act as a tropospheric pollutants. तो जैसे आपको पता है कि हमारा जो अलग अलग जैसे स्ट्रेटोस्फीयर होता है, तो जो ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूटेंट को हम बोलते हैं,
तो जो नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है उनमें मेनली दो, एक नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड और सेकंड वन इज़ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये मेनली हमारे ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स होते हैं। थर्ड कैटेगरी की हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन अमंग वेरियस हाइड्रोकार्बन। मीथेन और मार्श गैसेस इज द मोस्ट एविडेंस हाइड्रोकार्बन पॉल्यूटेंट। तो ये सबसे ज़्यादा जो एविडेंस में और ज़्यादा क्वांटिटी में वो कौन से हाइड्रोकार्बन पॉल्यूटेंट है, और उस पर एग्जांपल क्या हमारे पास मीथेन, जो जिसे हम मार्श गैस भी बोलते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बन एयर पॉल्यूटेंट। लेकिन जो सेकंड वन है हमारी CO2, वो ज़्यादा सीरियस पॉल्यूटेंट है एनवायरनमेंट के लिए, राइट। सॉरी, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर रहा है, मतलब इन दोनों में CO और CO2 में जो CO है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड, वो ज़्यादा हार्मफुल है हमारे इस एनवायरनमेंट के लिए और ज़्यादा पॉल्यूटेंट एयर पॉल्यूटेंट की फॉर्म में बिहेव करती है। यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या है, पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स लाइक डस्ट, मिस्ट, ट्यूम्स, स्मोक एक्सेट्रा। तो जो पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स हैं वो डस्ट, मिस्ट, ट्यूम्स और स्मोक भी हैं। अब बात करते हैं टाइप ऑफ पोल्यूशन। ऑन द बेसिस ऑफ पोल्यूटेंट द पोल्यूशंस कैन बी क्लासिफाइड एज थर्मल पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, केमिकल पोल्यूशन, मेटल पोल्यूशन, स्मोक पोल्यूशन एंड लास्ट वन इज़ ऑयल पोल्यूशन। तो ये सारे के सारे हमारे पोल्यूशन के टाइप्स हैं। तो यहाँ हमने देखा कि जो मेजर एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट्स हैं वो हमारे पास दो थे, राइट। और उसमें हमने गैशियस एयर पोल्यूटेंट की बात की। और अब देखते हैं टाइप ऑफ पोल्यूशन। On the basis of part of environment polluted, the pollutions can be classified as air pollution, water pollution and soil pollution. तो यहाँ तो हमने बात की थी pollution की on the basis of pollutant, तो उसके हिसाब से हमारे पास 6 प्रकार के आ गए। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड, कौन कौन सा एनवायरनमेंट का कौन सा वो हिस्सा जो पॉल्यूट होता है, ऊपर तो पॉल्यूटेंट के हिसाब से हमने डिवाइडेशन की। यहाँ बात कर रहे हैं कि इन्वायरमेंट का वो हिस्सा जो पॉल्यूटेड होता है उसके बेसिस पर हमने पोल्यूशन को डिवाइड किया। तो एक तो हो गया एयर पोल्यूशन, दूसरा वाटर पोल्यूशन और थर्ड है सॉइल पोल्यूशन। Sink is a medium present at atmosphere which take up certain pollutant. Example, ocean is a sink for water soluble oxides like CO2, SO2 अंदर रखने की पावर रखता है। लाइक एग्जांपल है ओशियन, जो एक सिंक की तरह बिहेव कर रहा है और इसमें सारे के सारे जो वाटर सॉल्युबल हैं जैसे लाइक CO2 और SO2 वहाँ पर रिजर्वायर की फॉर्म में रहते हैं। नेक्स्ट, अब हमारा फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं एयर पोल्यूशन। It occur when the concentration of a normal component of the air or a new chemical substance added or formed in air build up to undesirable proportion causing harm to humans, animal, vegetation and materials. The chemical substance and particles causing pollution are called air pollutant. Simple से अपने हर बार ये बचपन से आपको इस पोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं तो कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो उसने कहा कि एयर पोल्यूटेंट्स, एयर पोल्यूशन क्या चीज़ होती है कि जो आपकी नॉर्मल एयर की कंसनट्रेशन है ना, उसमें अगर कोई न्यू कोई केमिकल सब्सटेंस ऐड होता है या खुद एयर में बन जाता है या वो अपना एक अनडिज़ायरेबल प्रोपोर्शन उसमें बनाना शुरू कर देता है जो कि हार्मफुल है किसके लिए, ह्यूमन, एनिमल, है ना, वेजिटेशन और मटेरियल्स के लिए। तो ऐसे कोई भी केमिकल सब्सटेंस और कोई भी पार्टिकल जो पोल्यूशन क्रिएट करे उसे एयर के अंदर, उसे कहते हैं एयर पॉल्यूटेंट। तो सोर्स ऑफ पोल्यूशन एयर कौन कौन हो सकते हैं? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल सच एज कोल, वुड, ऑयल, exhaust gases emitted by the internal combustion engine of the vehicle और chemical industry and their released product। तो ये सारे के सारे हमारे एयर पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्सिक्वेंस ऑफ एयर पोल्यूशन। तो फर्स्ट इज हमारा इसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट, देन उसके बाद आएगा ग्लोबल वार्मिंग, देन एसिड रेन, और उसके बाद हम आगे देखेंगे स्मोक को भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, ग्रीन हाउस इफेक्ट, व्हाट इज़ द मीनिंग, काफ़ी बार पूछा जाता है। द फिनोमेना इन विच द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ ट्रैप द हीट कमिंग फ्रॉम द सन एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम एस्केपिंग इनटू आउटर, और उस एनर्जी के अंदर हीट भी होती है। तो ऐसा एक फिनोमेना जिसके थ्रू उसमें क्या हो कि हमारी जो
सन से जो हमें हीट आ रही है वो हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाए, अर्थ के अंदर ही रह जाए और वो बाहर ना जा सके वापस इस स्पेस के अंदर, तो ये जो हीटिंग इफेक्ट क्रिएट हुआ उसे, मतलब जिसकी वजह से उसे कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, राइट। सर्टेन गैसेस कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स एंड वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब द हीट रिफ्लेक्टेड और emitted by the earth and radiate back to the surface of the earth. The greenhouse gases are useful in keeping the earth warm with an average global temperature of about 15 डिग्री। तो ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं कि जो आपकी इस ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से एग्जांपल क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये याद रखनी है, CFC, और वाटर वेपर। तो कई बार पूछा जाता है ऑप्शन में सिर्फ आपको वाटर वेपर देखने को मिलता है और आप उसको रॉन्ग कर देते हो, आप सोचते हो कि वाटर वेपर कैसे हो सकता है, लेकिन ये है इसका एग्जांपल। कौन कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC और वाटर वेपर। तो इनमें से कोई भी आपको अगर ऑप्शन में मिलता है तो आप उसे राइट करें। तो इन द एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब द हीट रिफ्लेक्टेड और इमिटेड बाय, तो ये सारी की सारी गैसेज, इनके अंदर पावर होती है कि ये हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब रख सकते हैं और उसी वजह से हमारी जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो वार्म रहता है, गर्म रहता है एट द टेम्परेचर अबाउट एवरेज अगर हम टेम्परेचर देखोगे तो 15 डिग्री तक। नेक्स्ट बात करते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग की। The warming of the earth is a consequence of the warming of the air due to the greenhouse gases is called the global warming. Increase in the concentration of CO2 in the atmosphere lead to the increase in the temperature of the earth's surface, resulting in melting of the glacier and polar ice caps and hence level of the sea level what may be rise. तो ग्लोबल वार्मिंग में क्या है कि जो आपका अर्थ का सरफेस ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से उन गैसेस की जो ग्रीन हाउस जितने भी आपके ग्लेशियर्स या पोलर आइस कैप्स हैं वो सारे के सारे डे बाई डे मेल्ट हो रहे हैं और आपके जो सी लेवल है, सी का जो लेवल है वो भी राइज कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं एसिड रेन। द रेन हैविंग pH वैल्यू बिलो 5 वेयर एज नॉर्मल रेन हैज़ pH अराउंड 5.6 इज कॉल्ड द एसिड रेन। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन सल्फर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग रेन वाटर एसिडिक। तो कई बार पूछा जाता है कि जो एसिड रेन है उसमें रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं? नाइट्रोजन और सल्फर, विच आर कन्वर्टेड इनटू HNO3 एंड H2SO4 रिस्पेक्टिवली। तो वो किस में कन्वर्ट हो गए? नाइट्रिक एसिड में और सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। तो उसमें क्या हो रहा है कि जो आपका नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है वो ओजोन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है? NO2 प्लस ऑक्सीजन, और ये NO2 प्लस ऑक्सीजन आगे बना रहे हैं NO3 प्लस ऑक्सीजन, उसके बाद NO3 प्लस NO2 प्लस NO3 गिविंग यू N2O5, और N2O5 वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना रही है? नाइट्रिक ऑक्साइड। तो आपकी टोटल आगे क्या हुआ इसके बाद सेकंड रिएक्शन में क्या होगा कि जो आपकी सल्फर डाइऑक्साइड है वो हाफ वाटर के साथ, पानी के साथ मिक्स होकर क्या बना रही है? सल्फ्यूरिक एसिड। एसिड रेन कॉज एक्सटेंसिव डैमेज टू द बिल्डिंग एंड स्कल्पचर मटेरियल ऑफ द मार्बल, लाइमस्टोन, सॉल्ट, मोटर एक्सेट्रा। तो इनके ऊपर ही एसिड का काफ़ी अच्छा इफेक्ट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जब सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम सल्फेट प्लस CO2 प्लस वाटर। इन एसिड रेन द ऑर्डर ऑफ द कंसनट्रेशन ऑफ द वेरियस एसिड इज, सबसे ज़्यादा जो एसिडिक रेन होती है वो जिसमें H2SO4 की ज़्यादा अगर कंसनट्रेशन है तो वो ज़्यादा होगी, क्योंकि आपको पता है ये ज़्यादा एसिडिक नेचर का होता है। देन उसके बाद HNO3, देन उसके बाद HCl आपको पता है डाइल्यूट होता है काफ़ी ज़्यादा, और इसकी जो ये वीक एसिड में काउंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्मोक की। द टर्म स्मोक वॉज स्मोक। जब स्मोक और फॉग दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं तो रिजल्ट में जो हमें मिलता है वो क्या होता है? स्मोक, राइट। Smoke is an important example of the air pollution which can be seen in the many cities throughout the world. Smoke are mainly of two type. First is classical smoke or second one is photochemical smoke. Chemical smoke, SO2 and particulate matter are main component of the classical smoke, London smoke, which is mostly observed in cool, humid climate and is chemically reducing the nature. तो जो chemical smoke है उसमें क्या होता है? SO2 एंड पार्टिकुलेट मैटर आर मेन कंपोनेंट होते हैं उसके अंदर, राइट। इसे हम लंदन स्मोक के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे पूछे कि लंदन स्मोक कौन होती है तो वो क्लासिकल स्मोक है जिसमें SO2 और पार्टिकुलेट मैटर होते हैं। फोटोकेमिकल स्मोक जिसे हम लॉस एंजल्स स्मोक भी कहते हैं, इट कंटेन अ मिक्सचर ऑफ प्राइमरी। तो कई बार इससे ये इनकी
जो लोकेशन है उसके हिसाब से भी आप याद रखना। ये जो क्लासिकल स्मोक है वो लंदन में सबसे पहले इसके बारे में पता लगा था, और जो लॉस एंजलिस में जो हमें मिली वो फोटोकेमिकल स्मोक थी। इट कंटेन अ मिक्सचर ऑफ प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स सच एज नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स सच एज O3 और acetaldehyde. It occurs in warm, dry and sunny climate and are caused by the action of sunlight on nitrogen oxide and hydrocarbons and is oxidizing in nature. Formation of the photochemical smoke can be shown as follows. तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले नाइट्रोजन ऑक्सीजन की रिएक्शन होगी तो आपको क्या मिलेगा 2NO इन ऑटोमोबाइल इंजन्स और पावरफुल प्लांट। फिर NO ऑक्सीजन का रिएक्ट करके क्या बनाएगी NO2, देन NO+O3 गिविंग यू NO2+O2, ये ओजोन है, ओजोन के साथ रिएक्ट की, फिर ये नाइट्रोजन जो कि डाइऑक्साइड रिएक्ट करके क्या बना रही है ओजोन, CH4+2O3 गिविंग यू HCHO+3H2। फिर आपके पास बहुत सारे जो ओजोन के जो हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं NO2 के साथ, तो आपको क्या मिल रहा है R। इसमें क्या है आपके पास बहुत सारे जो उसमें अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, प्लस NO2 गिविंग यू RO3+O2 गिविंग यू RO2+O3, और RO3+NO2 के साथ क्या मिल रहा है हमें पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट यानी कि पेन मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं हम ओजोन डिप्लीशन की। ओजोन यानी O3 प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, डिप्लीशन मतलब उसका जो कम होना है ना, घट रही है वो, डे बाय डे डिक्रीज हो रही है। प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फेयर प्रिवेंट दी, कई बार लोकेशन पूछते हैं तो ओजोन आपको कहाँ मिलती है स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर। प्रेजेंट अबाउट 99.5% of UV radiation reducing the earth surface and thereby protecting the human and other animal from its harmful effects। तो ये UV रेडिएशन का लगभग लगभग 99.5% पार्ट को क्या करती है, प्रिवेंट करती है अर्थ तक पहुंचने में, जिससे हम सब इस लेयर की वजह से प्रोटेक्टेड है। ओजोन डिप्लीशन इज कॉल्ड बाय द क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रेजेंट इन दी एरोसोल्स। तो ये जो ओजोन का जो डिप्लीशन हो रहा है वो क्लोरोफ्लोरो CFC के कारण की वजह से हो रहा है। एयर कंडीशनिंग एंड AC जो लगे होते हैं और रेफ्रिजरेटर डिवाइस। 1 मॉलिक्यूल ऑफ द CFC कैन डिस्ट्रॉय मोर देन 1000 मॉलिक्यूल ऑफ द O3। तो एक मॉलिक्यूल होता है जो CFC का वो लगभग लगभग 1000 O3 के मॉलिक्यूल को ख़राब करता है, विच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल डायरेक्शन है। तो CF2Cl गिविंग, ये इसमें लाइट गिरी HIV, तो क्या बना हमारे पास Cl+CF2Cl, और उसके बाद ये सारी रिएक्शन चली, तो लास्ट में हमारे पास ये क्लोरीन जो हमारे पास बना हुआ है ये तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन स्टेबल इन द लोअर मेट occurs during the spring but get replenished after spring is over. Stable wind patterns in stratosphere are called the polar vortex, which does not allow the O3 rich air to fill up the gap. The remedial measure of air pollutant industry should purify the smoke to a certain extent before releasing into air. This should use chimneys. Planting more and more trees is also a method to maintain the oxygen carbon dioxide balance. तो नेक्स्ट बात करते हैं इफेक्ट ऑफ द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर। क्या फ़र्क पड़ेगा अगर ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाएगी तो। ड्यू टू द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर हार्मफुल यूवी रेडिएशंस रीच द अर्थ सरफेस। दीज radiations can cause the skin cancers, sunburn, aging of skin, contract or even the blindness. These also lead to the harmful mutation of the cell in plants, depletion of the plant and crops. These decrease the moisture content of soil, thereby increasing the evaporation of the surface water. अब नेक्स्ट बात करते हैं वाटर पोल्यूशन की। It is a degradation of the quality of water due to the addition of inorganic, organic, biological or radiological substance. The substance make water unfit for the human use and growth of the aquatic biota. Source of the water pollution are as follows. तो वाटर पोल्यूशन को हम क्या बोल रहे हैं कि इट इज़ द डिग्रेडेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ वाटर ड्यू टू द एडिशन ऑफ द इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, बायोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल सब्सटेंस। तो जब वाटर के अंदर इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, बायोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल सब्सटेंस जब ऐड हो जाएंगे उस वजह से क्या होगा, उसकी क्वालिटी जो है वो डिग्रेड कर जाएगी, राइट। और इस वजह से वो ऐसा वाटर क्या हो जाएगा, ह्यूमन के लिए अनफिट हो जाएगा, उसे एब्जॉर्ब उसे नहीं वो यूज़ कर सकता है, राइट। और जितनी भी एक्वाटिक जो बायोटा है वो भी इफेक्टेड होगा। सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन कौन कौन से हो सकते हैं, लीचिंग ऑफ द मिनरल स्लेट फ्रॉम सॉइल, इरोशन एंड फॉलिंग ऑफ द heat are the main
are the man-made source of the water pollution. नेक्स्ट बात करते हैं, फर्स्ट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड सेकंड वन इज केमिकल ऑक्सीजन डिमांड. बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन डीकम्पोजिंग द वेस्ट प्रेजेंट इन द सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सैंपल ऑफ द वाटर. तो वाटर के अंदर जो किसी भी सैंपल का जो वॉल्यूम प्रेजेंट है जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज कर रहे हैं, उसके लिए उन्हें जितनी ऑक्सीजन वो कंज्यूम करते हैं, जिस अमाउंट के अंदर उस वाटर बॉडी की जितनी ऑक्सीजन वो कंज्यूम करते हैं, उसे हम कहते हैं BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. नेक्स्ट, मतलब कि अगर किसी भी एक्वाटिक इकोसिस्टम की अगर बात करें, अगर वहाँ की BOD बहुत हाई है, इट मीन्स वहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत लो हो जाएगी. केमिकल ऑक्सीजन डिमांड डिटर्मिनेशन इन्वॉल्व अ नोन क्वांटिटी ऑफ वाटर सैंपल इज ऑक्सीडाइज बाय एसिडिफाइड K2Cr2O7. द अनयूजुअल अमाउंट ऑफ द डाइक्रोमेट इज पोटाशियम डाइक्रोमेट है. ये डाइक्रोमेट इज डिटरमाइंड बाय द बैक टाइट्रेशन. द अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन यूज इन द ऑक्सीडेशन इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द कंज्यूम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ K2Cr2O7. अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ द वाटर पोल्यूशन. Effect of the water pollution are as follows. High concentration of fluoride are poisonous and are harmful to the bones and teeth at level over the 10 ppm. तो ये आंकने वाली बात है कि क्या वाटर पोल्यूशन के, वो कहता है अगर फ्लोराइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो वो पॉइजनस है आपके लिए, और उस वजह से टीथ और बोन्स आपके लिए वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है अगर उसकी जो 10 ppm से ज़्यादा कंटेंट है या अमाउंट है. ppm का मतलब पार्ट्स पर मिलियन. एक्सेसिव सल्फेट मोर देन 500 ppm ग्रेटर देन हैव अ लैक्सेटिव इफेक्ट. एक्सेस नाइट्रेट NO3 नेगेटिव इन ड्रिंकिंग वाटर कैन लीड टू द ब्लू बेबी सिंड्रोम. मिथेमो are solid from the wastewater by filtration. Settlement of the filtered waste water to remove the suspended soil, oily and greasy material which floats on the surface can be skimmed off. Degradation of the organic content of the wastewater by a microbial oxidation. Removal of the phosphate coagulation, filtration and desalination using the chlorine for improving the quality of the waste water. नेक्स्ट बात करते हैं हम अपना सॉइल और लैंड पोल्यूशन. लास्ट टॉपिक है ये. सॉइल पोल्यूशन इज द एडिशन इन सच केमिकल सब्सटेंस इन द इनडेफिनेट प्रोपोर्शन विच डिक्रीज इट्स प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी ऑफ प्लांट एंड ग्राउंड वाटर टू द सॉइल सिस्टम. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर कोई केमिकल सब्सटेंस इनडेफिनेट प्रोपोर्शन के अंदर ऐड होता है और ऐड होने के बाद उसकी वजह से जो सॉइल की क्वालिटी है, प्रोडक्टिविटी है, वो डिक्रीज़ हो रही है, और इसके साथ साथ ग्राउंड वाटर की भी और पूरे सॉइल सिस्टम की भी. कॉज द सॉइल पोल्यूशन, कौन कौन से रीज़न है? इरोशन ऑफ द अपर फर्टाइल लेयर एंड ओवर यूज ऑफ द लैंड, पेस्टिसाइड लाइक इंसेक्टिसाइड DDT, BHC, हर्बिसाइड्स लाइक NaClO3, Na2, ASO3 और फंजाइसाइड्स, इन सब का यूज़ करने से, और ऑर्गेनो मर्करी कंपाउंड्स एंड फर्टिलाइजर, सॉइल कंडीशनर्स, एग्जाम्पल कंपाउंड ऑफ आर्सेनिक, Hg, lead और एक्सेट्रा. डंपिंग ऑफ द वेस्ट such as garbage, rubbish, industrial waste, ash, sludge, broken cans and bottles, etc. Remedial measures for the soil pollution are as follows. Forestation or to check the spread of deserts, chemical like fertilizer, insecticide, polymers, pesticide and herbicide should be used only when necessary. तो ये सारे के सारे क्या है हमारे पास? रेमिडियल मेजरमेंट है जो हम जिससे हम अपनी सॉइल पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं. Green chemistry is a branch of chemistry in which the chemical of daily need are produced by using such reactions or process that neither use a toxic chemical nor emit such chemical into the atmosphere. In these various reactions are carried out in the presence of the mild and environmental friendly reagent such as ultraviolet light, photochemistry, sound waves, sonic chemistry, enzyme and microwaves, so that harmful chemical are neither used up nor released. नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ द ग्रीन केमिस्ट्री. सम यूजेस ऑफ द ग्रीन केमिस्ट्री इन डे टू डे लाइफ आर, फर्स्ट इज यूज ऑफ द लिक्विफाइड कार्बन डाइऑक्साइड विद सुटेबल डिटर्जेंट्स फॉर ड्राई क्लीनिंग क्लोथ विच रिप्लेस टेट्राक्लोरोइथेन, अ पॉल्यूटेंट एंड सस्पेक्टेड carcinogen used earlier for the dry cleaning. Use of hydrogen peroxide for bleaching cloth in laundry and papers. Catalytic hydrogenation of the diethone
amine without using the formaldehyde and cyanide. नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेटेजी ऑफ द कंट्रोल एनवायरमेंटल पोल्यूशंस. Waste management and green chemistry are used to control the environmental pollution. Waste management is done by recycling, digestion, incineration, dumping, and the sewage treatment. Recycling, that is the conversion of the waste into useful product. It save raw material and reduces the cost of waste disposal. Example: recycling glass bottles, scrap metal in the manufacture of the steel, generation of the energy by burning combustible waste. Or incineration, that is reducing the many combustible waste from household, hospitals, etc. to ash by burning it at very high temperature. Being converted into fuel which has high octane number and does not contain any lead. Digestion, that is example that is conversion of the organic material carbon, hydrogen, oxygen into carbon dioxide and methane by the microorganism, means through anaerobic digestion. तो ये सारे के सारे हमारे पास स्ट्रेटजीज थी जिसके थ्रू हम अपने एनवायरमेंटल पोल्यूशंस को के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, राइट. तो थैंक यू सो मच. इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें. थैंक यू सो मच.